पति के एक थप्पड़ से मुझे समझ जाना चाहिए। भाग 2। अब तक आपने सुना, रागनी वापस ससुराल तो आ जाती है, पर जो कुछ भी उसके साथ होता है वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसके पति अर्जुन ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी पत्नी को किसी और के सुपुर्द कर दिया था। जहां अर्जुन और सीमा जी आराम से चाय पीने में व्यस्त थे, वहीं चारों लंबे चौड़े आदमियों की निगाहें रागिनी पर टिकी हुई थी। अब आगे चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं अकेले कैसे इनका सामना कर पाऊंगी। पर मुझे कुछ ना कुछ खुद से ही करना होगा। यहाँ कोई भगवान कृष्ण मेरी लाज बचाने आने से रहे। रागिनी के मन में अथाह विचार चल रहे थे, पर उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एकाएक रागिनी ने अपने कपड़ों को खुद ही फाड़ना शुरू कर दिया और बाल खोल के जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब तक वो चारों आदमी कुछ समझ पाते, उसने अपना ही सिर जमीन पर मारना शुरू कर दिया। रागिनी का इतना भयंकर और डरावना रूप देखकर चारों ही घबरा गए और रागिनी को पागल समझने लगे। उन्होंने अर्जुन को उनके साथ धोखा करने के लिए पकड़ लिया और गाली गलौज शुरू कर दी। इस सभी का फायदा रागिनी ने उठाया और वो वहां से भाग निकली। सुबह के 11 बज रहे थे। रागिनी के कपड़ों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसकी ऐसी दयनीय और डरावनी हालत देख आधे से ज़्यादा लोग किनारा कर रहे थे। पैसे की एक पाई उसके पास न थी। किसी से क्या ही मदद की गुहार लगाती। अभी उसके मन में इतने विचार चल ही रहे थे कि वह सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। आपके पति कौन है? कहाँ रहती हो? तुम्हारी इस हालत का कौन जिम्मेदार है? होश में आते ही रागिनी ने खुद को एक सरकारी अस्पताल में पाया था। मुझे बताना चाहिए या नहीं? पर तुम माँ बनने वाली हो सके तो अपने घर से किसी को बुला लो, नर्स ने उससे कहा था। रागिनी को तो कुछ समझ नहीं आता कि वह इस खबर को सुनकर हंसे या रोए। आंखों से आंसू मानो सूख ही चुके थे, पर वहां मौजूद नर्स ने उसे संभाल लिया था। उसकी मदद से रागिनी ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर में माँ, भाभी, भैया तीनों ही अस्पताल पहुंच चुके थे। रागिनी से पूरी कहानी जानने के बाद हेमंत अर्जुन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है। तीनों को ही जेल होती है। वहीं हेमंत रागिनी को लेकर उसके घर ले आता है। अंदर से पूरी तरह टूट चुकी रागिनी को अपने मायके में न केवल भावनात्मक सहारा मिलता है, बल्कि उसका शारीरिक ध्यान भी रखा जाता है। जिस बहू के डर से सुजाता जी ने उस नरक में भेज दिया था, वह भाभी उसकी खूब सेवा भाव करती है। 15 दिन बीत जाते हैं, तब सब रागिनी से उसका बच्चा गिराने की सलाह देकर उसे एक नए सिरे से फिर से जीवन जीने की सलाह देने लगते हैं। पर रागिनी उसके लिए तुरंत मना कर देती है। जब माँ आप अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर एक अच्छी जिंदगी दे सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? फिर मेरे साथ तो आप सभी का साथ है। रागिनी निर्णय ले लेती है। पर मैं यहाँ आप सबके साथ नहीं रहना चाहती। आप मुझे पास में ही एक कमरा किराए पर लेकर दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाऊँगी। रागिनी हाथ जोड़कर सभी से कहती है, जैसा आप चाहो दी, वैसा ही होगा। भाभी एक बार फिर उसका साथ देती है। रागिनी को घर के पास ही एक कमरा दिलवा दिया जाता है, क्योंकि वह अपने आप को किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने देना चाहती। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो इतनी आसानी से भूल भी नहीं सकती है। पर चूंकि अब वह अर्जुन के बच्चे की माँ बनने वाली थी और वह इस बच्चे को अपनी ज़िंदगी में भी लाना चाहती थी, वह अपने बच्चे और खुद को एक आत्मसम्मान की ज़िंदगी देना चाहती थी, इसलिए अलग घर में रहती है। सुजाता जी रोज से ही उसके घर की तरफ चक्कर लगाया करती थी। वहीं भाई हेमंत और भाभी भी उसकी हिम्मत और ढांढस बढ़ाते रहते। वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती है, साथ ही पहले की तरह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी। आसपास के सभी लोग भी रागिनी का खूब ध्यान रखते। कोई भी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता। सभी के सहयोग से कब रागिनी के 9 महीने पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता और वो एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। सुजाता जी और सभी लोगों की देखभाल से वो समय भी जल्दी कट जाता है। 5 साल बाद 2 कमरों का घर सुंदर रंग बिरंगी लड़ियों से सजा हुआ था। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। आस पड़ोस के सभी लोग आ जा रहे थे। रागिनी एक सादा सी साड़ी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी।
अपनी मेहनत की कमाई से लिए गए घर का तेज उसके माथे पर चमक मार रहा था। आत्मविश्वास से भरी रागिनी अब सभी के सामने सिर उठाकर कह सकती थी कि ये उसका खुद का घर है, जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। उसे अपना जीवन यापन करने के लिए अब ना किसी मायके की ज़रूरत है और ना ही ससुराल की, पर वह अपने घर आए सभी मेहमानों के समक्ष बोलना शुरू करती है, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आप सभी की बदौलत हूँ। सही समय पर अपनी बेटी पर विश्वास कर उसे नर्क में वापस ना भेजकर जो उपकार उस समय मेरे घर वालों ने मुझ पर किया, वही मेरे लिए नई जिंदगी साबित हुआ है। मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि अपनी बहन बेटी पर विश्वास करना सीखें। ज़रूरी नहीं कि हर बार बेटी को ही समझौता करने की हिदायत दी जाए। मानती हूँ मैं कि एक लड़की को अपने ससुराल और नए घर में एडजस्ट करना आना ही चाहिए, फिर चाहे वो कैसे भी हो, पर अपने आत्मसम्मान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। आगे आएं, उसके मन की बातों को पढ़ें, उसका साथ दें, बदले में वह बहुत कुछ कर सकती है। मत सोचें कि आपकी बहू क्या सोचेगी, मत सोचें दुनिया वाले क्या सोचेंगे, बिना पति के कैसे उसका गुजारा होगा। सोचें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के बारे में, जैसा आप सभी ने मेरे लिए किया। आप सभी और अपने भाई भाभी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन की हर कठिन मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। बस आगे भी मेरी बेटी और मुझ पर इस तरह से अपना आशीर्वाद देते रहिए। रागिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे, वहीं सभी लोगों की आंखों में अपनी बिटिया की तरक्की की खुशी। दोस्तों, ये निम्न मात्र एक रचना नहीं है, बल्कि किसी के जीवन का पूर्ण आधार है। सच यही है, बेटियों को एक गलत और दम घुटने वाली जिंदगी से बेहतर उन्हें पंख लगाकर उड़ने की इजाज़त और थोड़ा सा साथ देकर देखिए, वो भी हौसलों की उड़ान भरती दिखेंगी। और एक बार जब आप आंख बंद कर उसका साथ देंगे, उसे सही समझेंगे, तब धीरे धीरे हमारे आसपास के भी उसका साथ और सहयोग ज़रूर बनाएंगे और उसे अपना बुरा वक्त भूलने में ज़रूर मदद करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रागिनी ने सही किया या नहीं? कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।